नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को स्वागत है आप सभी बच्चों का टीए स्टेट एग्जाम के अंदर। और मैं हूं सचिन ऋषि। आप सभी बच्चों के बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों का बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और एक लंबे इंतजार के बाद आप लोगों का यह एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का रूल क्या होगा, टाइपिंग कौन कराएगा। तो उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मैं सुनिश्चित करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मन में कई बार ये कंफ्यूजन है कि क्या सर 60 नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, या फिर कंपटीशन आप लोगों का हाई जाएगा, या फिर टाइपिंग कौन कराएगा। तो इसी चीज का हम लोग सारी की सारी स्ट्रेटजी और जो असली सच है मैं उसको कंफ्यूजन के रूप में एक भी चीज आपके मन में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी भाई ये कराएगा नहीं तो दूसरा कराएगा, तो कौन कराएगा इस चीज को लेकर के मैं सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल मेरे पास में जो आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि क्या 60 मार्क्स पर भी सिलेक्शन मिल सकता है। असली फैक्टर है कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होगा जिस पर आप टाइपिंग करने जाएंगे। A4 साइज आपको दिया जाएगा, तो MS एक्सेल और MS वर्ड के अंदर आपसे टाइपिंग कराई जाएगी, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा खेल आप लोगों का यहां पर तय होने वाला है। सेफ स्कोर क्या है, टारगेट कितना लेकर के चलना ठीक रहेगा, या फिर आखिरी एक महीने की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें। तो टाइपिंग और कट ऑफ कनेक्शन मैं सबसे पहले इस चीज के ऊपर आप लोगों के साथ बातचीत करता हूं। बीएसएफ एचसीएम की जो कट ऑफ सीधे टाइपिंग रूल पर टिकी होती है, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर टाइपिंग हार्ड हुई तो आपकी कट ऑफ 60 से भी नीचे रह सकती है। टाइपिंग अगर सीआरपीएफ ने अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा दिया तो आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा लो देखने को मिलेगी। अभी तक रूल्स कंफर्म नहीं है कि कौन आपके टाइपिंग को कंडक्ट कराएगा। कौन का मतलब है कि किस सॉफ्टवेयर पर होगी। अगर एडीसीआईएल अपना रूल नहीं लगाती तो सीआरपीएफ अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगी, और अगर ऐसा होता है कि सीआरपीएफ अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराए तो आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। रूल ऑफ थंब क्या होगा, हार्ड टाइपिंग तो कट ऑफ आप लोगों की लो रहने वाली है, इस चीज पर आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि सीआरपीएफ सॉफ्टवेयर अगर जाता है तो टाइपिंग क्यों ऐसा होगा कि आपकी लो रह सकती है। अगर सीआरपीएफ अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइपिंग होगी, तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह पेनल्टी बहुत जबरदस्त लगाता है। पेनल्टी लगाने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने किसी भी एक वर्ड की गलती कर दी, किसी भी एक वर्ड की गलती होते ही या एक वर्ड स्किप करते ही आपका जो आगे का टाइपिंग का मैटर है वो चेक ही नहीं होगा। अगर आपने कोई एक भी वर्ड मिस कर दिया अपने टाइपिंग में तो आगे की टाइपिंग आप लोगों की पूरी तरह से खत्म मान ली जाएगी। तो एक वर्ड स्किप किया तो आगे का सारा गलत, माइनस में स्पीड आती है, इसके अंदर याद रखिएगा। पुराना या बीएसएफ तरीका क्या है, A4 पेपर आपको दे दिया जाता है, MS वर्ड में आप लोगों को लिखना होता है। वहां पर क्या होगा, माई नेम इज सचिन ऋषि, आपने इज को स्किप कर दिया तो सिर्फ आप लोगों की गलती मानी जाएगी इज की, तो वहां पर आपका इज काट दिया जाएगा कि भाई एक मिस्टेक ये हो गई। तो ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक काउंट होती है, आगे का टेक्स्ट आप लोगों का सेफ रहेगा। लेकिन सीआरपीएफ बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर एक भी वर्ड आप स्किप कर देते हैं तो आगे का पूरा खत्म मान लिया जाता है। इसके बाद में अगर चलते हैं, सीआरपीएफ सॉफ्टवेयर सख्त नियम है, मैंने पहले ही बता दिया। अगर टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर हुई तो कट ऑफ गिरेगी, अगर सीआरपीएफ अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देती है तो। जनरल की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 मार्क्स के ऊपर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST या स्टेनो की अगर बात करते हैं तो 30 से 40 मार्क्स तक भी सिलेक्शन हुए हैं। पिछले आप लोग मेरिट जो है वो उठा करके देखिएगा। अगर एडीसीआईएल आसान नियमों पर टाइपिंग कराती है तो यानी कि पास लगभग सब कर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट को, और आप लोगों की जो
मेरिट होगी वो ऊपर जाना तय होगा। फिर इस केस में कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 80 से 90 मार्क्स वालों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज में कि आपकी टाइपिंग EDCIL कराती है या फिर CRPF अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। अगर EDCIL कराती है तो आपके टाइपिंग के नियम आसान होंगे, आप लोगों की जो मेरिट है वो हाई जाएगी। और अगर CRPF अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है तो इस संबंध में आपकी टाइपिंग जो है वो हार्ड नियम रखे जाएंगे टाइपिंग के रिगार्डिंग, और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो नीचे गिरने के आसार रहेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन जो कि एक गेम चेंजर होगा, और मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का कोई एक निश्चित नियम नहीं है कि आप ये डिसाइड कर पाए कि किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि पेपर की कठिनाई डिफिकल्टी के हिसाब से मार्क्स एडजस्ट करेंगे। उसके बाद में यहां पर सीधा सीधा मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन का कोई भी एक फिक्स रूल नहीं होता, इसीलिए यहां पर आपका लक फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करेगा। तो यानी कि आपके जो रो मार्क्स हैं, जो आप एग्जाम हॉल में बैठ करके एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में अपना चेक करते हैं, वो आपके रो मार्क्स कहे जाते हैं। तो रो मार्क्स आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन तय करेगा कि आपकी गलतियां कितनी हुई, आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना था, उसके बेसिस पर ही आपकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे। इसके बाद में लोग पास और फेल कैसे होते हैं, बैड लक होगा। मान लो रो मार्क्स आपके एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में आपके 85 बन रहे हैं, मैं मान करके चला हूं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर, और आप लोगों का जो पेपर था डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम था, आपकी जो गलतियां थी कुछ ज्यादा थी, और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स जो है वो माइनस हो गए, और तब आप लोग जो है 79 पर आकर के अटक सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये मान करके चलें कि आपका गुड लक ऐसा हो कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहा हो, आपके रो मार्क्स पेपर के हिसाब से 60 बने हो, आपने गलतियां भी बहुत मिनिमम की, और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के मार्क्स बढ़ गए, तो यहां पर आपका हो सकता है कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों के सिलेक्शन में थोड़ा सा रोल प्ले करेगा ही करेगा। इसके बाद में अब सेफ स्कोर की अगर बात करें तो किसी की भी भविष्यवाणी पर अभी आपको विश्वास करने का कोई एक सॉलिड बेस नहीं है। तो मैं आपको यह कहता हूं कि आप अपनी कट ऑफ का जो टारगेट लेकर के चलें, जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो कम से भी कम 80-85 मार्क्स को अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। और मैं यहां पर भी सेफ स्कोर के रूप में आपको यही कहता हूं कि आप 85 मार्क्स तक पहुंचे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट को रोजाना की रोजाना अपने कंडक्ट करना शुरू करें। तो अब 30 दिन बचे हैं, गलती करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अब आप क्या करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि भाई मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रखा, तो आप जाकर के कोई वीडियो YouTube पर सर्च करते हैं और उसमें फिर उलझ जाते हैं कि एक टॉपिक देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा ये वाला टॉपिक जो है वीक है और ये वाला टॉपिक मेरा बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इसकी तो वीडियो नहीं देखनी है स्ट्रॉन्ग टॉपिक की, मुझे अपने वीक पॉइंट के ऊपर काम करना है। तो आप फोकस करिएगा उसी चीज को कि मान करके चले एग्जांपल के तौर पर परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका बार बार गलत हो रहा है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो YouTube से ऐसा नहीं करना कि मैं किसी भी एक चैनल के ऊपर जाऊं और एक वीडियो निकालूं और वीडियो निकाल करके उसको पूरी की पूरी देखूं। उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट आपका बार बार गलत हो रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए, उस कॉन्सेप्ट की 1 या 2 वीडियो देखें और उसके बाद में अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। तो कोई सी भी ऐसी रैंडम वीडियो या फिर YouTube क्लासेस देखना बंद कर दें, क्योंकि अब इतना समय आपके पास नहीं बचा है कि आप अब दोबारा से YouTube की क्लासेस को देखें। अभी आपके पास में गोल्डन टाइम है, पीक पीरियड है, इसमें आपको जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके, आपको पता चल सके कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है,
इस टॉपिक के मुझे 2 4 10 प्रश्न और ज्यादा लगाने चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर मुझे अब प्रश्न बंद कर देने चाहिए। तो आपको ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। मॉक टेस्ट जैसे ही लगाएं उसको फिर एनालाइज करिए। ऐसा नहीं कि मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया तो बात खत्म हो गई। मॉक टेस्ट लगाएं, उसे एनालाइज करें, जहां पर भी गलतियां हुई हैं, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम होने की समस्या बन सकती है, उन चीजों को चेक करो। जो जो गलतियां हुई हैं उसके बाद में उन्हें फिक्स करो। फिक्स करने का मतलब मैंने वही बताया कि जिस कॉन्सेप्ट पर आपकी कमजोरी है, अभी जो पॉइंट आपका भी कमजोर है, उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को देके फिर से मॉक टेस्ट लगाइए। वही सेम मॉक टेस्ट नहीं, दूसरे बदल करके लगाइए, क्योंकि वो तो आप लगा चुके हैं। तो इस तरीके से बार बार मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाइए। मैं कह रहा हूं कि डेली आप 2 मॉक टेस्ट का टारगेट रखें, उन्हें एनालाइज कीजिए, अपना वीक पॉइंट ढूंढिए, जहां पर आपकी गलती हो रही है उसको दोबारा से सुधारिए। अभी फिलहाल का टाइम इतना ही बचा हुआ है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि परसेंटेज का, मान लो कोई टॉपिक है, मॉक टेस्ट में परसेंटेज का प्रश्न गलत हुआ, तो आप यूट्यूब पर जाओ, सिर्फ परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जो आपका बार बार मॉक टेस्ट के अंदर गलत हो रहा है। तो आपको अपने वीक पॉइंट कहां से मिलेंगे? आपके वीक पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को इस मॉक टेस्ट से, जहां आपको पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है, और गलती बताएगा एनालिसिस करना आपका। उसके बाद में आप लोग जाएंगे YouTube की वीडियोस के ऊपर। YouTube की वीडियो से आप जाकर के उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिए और उसके बाद में आगे बढ़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बेस्ट रिवीजन का तरीका यही है, क्योंकि आप लोग 2-2.5 साल इस एग्जाम की तैयारी में दे चुके हो, तो अब आपको रिवीजन देना है इस चीज का। तो इसके लिए मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया तरीका है। टाइम मैनेजमेंट ये मॉक टेस्ट ही सिखाएगा, क्योंकि अपने पास में एक अलार्म रखिए, घड़ी रखिए, कुछ भी रखिए। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा माहौल बना करके कि जिस टाइम पर आपको एक लगता है कि इस टाइम मेरा एग्जाम होगा, उसी फिक्स टाइम पर आप बैठिए और अपना फिक्स टाइम रखिए कि 2 घंटे का समय मुझे वहां मिलेगा तो 2 घंटे का समय मैं यहां दूंगा। अलार्म में अपना बिल्कुल टाइम सेट करके बैठिए। यह टाइम मैनेजमेंट का तरीका है। वीक पॉइंट को टारगेट करिए, एनालिसिस से पता चलेगा। एनालिसिस से पता करने के बाद में आप जाकर के उसका रिवीजन करिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस हर हाल में जारी रखें। एक्यूरेसी पर आप लोगों को फोकस करना होगा। एक्यूरेसी पर आपको फोकस करना होगा। और याद रखिएगा कि आपको अभी ये नहीं कि A4 साइज हाथ में लेकर के MS वर्ड के ऊपर टाइपिंग करनी है। बिल्कुल इस तरीके से अपनी एक्यूरेसी को देखिए कि मुझे CRPF के टाइपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही अपनी टाइपिंग टेस्ट देना हो। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करिए, तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। भाग्य देखो कहीं ना कहीं काम करता है, लक फैक्टर काम करता है, चाहे वो टाइपिंग के अंदर करेगा, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर करेगा। तो आप लोगों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मैंने पूरा का पूरा समझा दिया। मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती। एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे में, एक क्वेश्चन में नहीं तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो आपकी जरूर सफल होंगी। तो मैं आपको यही कहूंगा अंत में कि आपके पास बहुत निश्चित समय बचा हुआ है। अभी चिंताओं को छोड़ करके, कट ऑफ का जो है टेंशन छोड़ करके अपना टारगेट 80 से 85 का रखिए और उसके साथ साथ में अपनी टाइपिंग टेस्ट की एक्यूरेसी पर फोकस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक खुश रहिएगा। जय हिंद सभी बच्चों को।